नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। साथ में आपके शिखा ठाकुर। वक्त हो चला है हमारे खास बुलेटिन यानी वंदे भारत का, जिसमें आपको दिखाएंगे दिन भर की वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में रही। देश प्रदेश से लेकर के दुनिया की हर बड़ी हलचल, अगले 1 घंटे में कोई भी खबर छूटेगी नहीं। मतलब ये बुलेटिन आपने देख लिया तो आप समझिए कि दिन भर की पूरी खबरों से आप रूबरू हो गए। तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और दिखाते हैं आपको इंडिया टू इंटरनेशनल पूरा हाल वंदे भारत में। केरल में राज्यपाल और सरकार के बीच छिड़ा है विवाद, लगातार अब तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 9 कुलपतियों को इस्तीफा देने के निर्देश के खिलाफ 8 कुलपति हाईकोर्ट पहुंचे, जिसे कोर्ट ने अनुचित बताया। वहीं इसको लेकर के सीएम पिनराई विजयन ने भी निशाना साधा है। केरल में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और पी विजयन के बीच ठन गई है। कुलपतियों का इस्तीफा मांगना पी विजयन और उनके मंत्रियों को इतना नागवार गुजरा है कि सीएम के साथ साथ पूरी सरकार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए केरल के 9 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स को इस्तीफा देने का फरमान सुनाया था। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने जिन यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स का इस्तीफा मांगा है वो यूनिवर्सिटी है केरल यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज, कन्नूर यूनिवर्सिटी, एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत, यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट, थुनचट एथुचलन मलयालम यूनिवर्सिटी के वीसी शामिल हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने कहा है कि सभी वाइस चांसलर्स अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक राज्यपाल और उनके बीच विवाद खत्म नहीं हो जाता। राज्यपाल ने इन 9 यूनिवर्सिटीज में कुलपतियों की नियुक्ति को अवैध करार देते हुए इस्तीफा मांगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजश्री एमएस की नियुक्ति को अवैध करार देकर रद्द कर दिया था। इसी के बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 9 यूनिवर्सिटीज के कुलपतियों का इस्तीफा मांगा था। इस विवाद के बाद अब केरल के सीएम पी विजयन ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पर निशाना साधा है। उन्होंने यूनिवर्सिटीज में आरएसएस के टूल को थोपने का आरोप लगाया है। विजयन ने कहा है कि ये पूरी तरह अलोकतांत्रिक है और बीसीस की शक्तियों पर अतिक्रमण जैसा है। राज्यपाल का पद सरकार के खिलाफ काम करने के लिए नहीं होता है, बल्कि संवैधानिक गरिमा को बनाए रखने के लिए होता है। वो आरएसएस के टूल की तरह काम कर रहे हैं। अब राज्यपाल के खिलाफ पूरे केरल में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। सीएम से लेकर मंत्री तक ने राज्यपाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लेकिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अपने फैसले पर टिके हुए हैं। अब बीजेपी भी सियासी लड़ाई में कूद गई है। अब बीजेपी राज्यपाल आरिफ मोहम्मद के समर्थन में पी विजयन सरकार के खिलाफ मैदान में उतर गई है। यूपी में मदरसों का सर्वे हो गया है, जिसके अनुमानित आंकड़े के मुताबिक 7,000 से ज्यादा मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं, जिनमें पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था सरकार करेगी। यूपी के सभी 75 जिलों में मदरसों के सर्वे का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। सर्वे के अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक यूपी में कुल मदरसे 24,000 से ज्यादा हैं। इनमें से मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 16,513 है, जबकि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 7,500 है। यूपी की योगी सरकार को पता चला था कि बड़ी संख्या में बिना मान्यता के अवैध रूप से मदरसे चलाए जा रहे हैं, जिसके बाद इनकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए सरकार ने सर्वे कराया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक मुरादाबाद में सबसे ज्यादा 550 ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। बिजनौर में ऐसे मदरसों की संख्या 450 है। बस्ती में 350 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। गोंडा में ऐसे 281 मदरसे हैं। शामली में 244, सिद्धार्थनगर में 185, मऊ में 90, लखनऊ में 100, कानपुर में 85, प्रयागराज में 90 और आजमगढ़ में 95 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। जानकारी के मुताबिक सर्वे से मिले आंकड़ों के आधार पर ही मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था सरकार करेगी। बच्चों को देश और समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाएगी।
और चलिए अब एक बार आपको यूपी के मदरसों के सर्वे की पूरी टाइमलाइन बताते हैं। सर्वे का आदेश कब दिया गया और उसमें कब कब क्या कुछ हुआ है, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। 10 सितंबर को सर्वे का काम शुरू हुआ। इसके साथ ही 5 अक्टूबर को सर्वे का काम खत्म होने की मियाद रखी गई, लेकिन सर्वे पूरे नहीं हुए। उस समय तक सर्वे पूरा नहीं हो पाया। इसके बाद 20 अक्टूबर तक सर्वे की मियाद और बढ़ा दी गई। 31 अक्टूबर तक सभी डीएम को सौंपी ये रिपोर्ट जाने वाली है। आपको बता दें इसकी चूंकि मियाद और आगे की ओर बढ़ाई गई है और अब ऐसे में 15 नवंबर को सरकार को इसकी पूरी रिपोर्ट यानी सर्वे की पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। मदरसा सर्वे के आदेश के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में तनातनी लगातार जारी है। सरकार का कहना है कि बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो, इसलिए सर्वे करवाया गया है। रिपोर्ट के आधार पर सरकार अगर मदरसों पर कार्रवाई करेगी तो फिर से सियासी उबाल देखने को मिल सकता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मदरसों के सर्वे का काम शुरू हुआ था। मदरसों के सर्वे को लेकर 11 बिंदुओं की जांच करने के आदेश आला अधिकारियों को दिए गए थे। वो 11 बिंदु क्या थे, ये आपको बताते हैं। पहला, मदरसे का नाम। दूसरा, मदरसा चलाने वाली संस्था का नाम। तीसरा, मदरसे की स्थापना की तारीख। चौथा, मदरसे का स्टेटस, निजी या किराए के भवन। पांचवा, छात्र छात्रा की सुरक्षा के इंतजाम। छठा, बिल्डिंग, पीने का पानी, फर्नीचर, टॉयलेट का इंतजाम। सातवां, छात्रों और शिक्षकों की संख्या। आठवां, किस पाठ्यक्रम का इस्तेमाल हो रहा है। नौवां, मदरसे की आय का सोर्स। 10वां, छात्रों के रजिस्ट्रेशन की जानकारी। 11वां, अगर किसी संस्था से संबद्धता है तो विवरण। यूपी सरकार ने यह साफ किया है कि सर्वे असली नकली के मकसद से नहीं किया गया है, बल्कि शिक्षा और केंद्रों की संख्या, उनकी व्यवस्था की सही जानकारी के लिए किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविख्यात संस्था दारुल उलूम देवबंद के बारे में तंग-नज़री रखना ये अच्छे संकेत नहीं है। ऐसी संस्था पूरी इस्लामिक दुनिया के लिए एक नज़ीर है। ऐसी संस्था में बहस करना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। दारुल उलूम देवबंद न केवल अपनी शिक्षा बल्कि अपनी विचारधारा के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया के देशों में जाना और पहचाना जाता है। 156 साल पुराने इस दारुल उलूम देवबंद एक संस्था जो खुद हिंदुस्तान के अंदर 4500 से ज़्यादा मान्यता देकर के मदरसों को चला रही हो, उसे उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद यानी मदरसा बोर्ड से मान्यता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी संस्था के ऊपर बहस करना ये अच्छे संकेत नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। सरकार के इस फैसले पर सियासत भी खूब हुई। किसी ने इसे धर्म से जोड़ा तो किसी ने एक ही समुदाय को टारगेट करने की बात कही। हालांकि कुछ लोगों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत भी किया। दरअसल लंबे वक्त से मदरसों में हो रही फंडिंग को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। कई मौकों पर देश भर के कई मदरसों में आतंकी संगठनों से फंडिंग के मामले भी सामने आए हैं। ऐसे में सरकार की दलील है कि मदरसों में वित्तीय पारदर्शिता के लिए ये सर्वे जरूरी है। महाराष्ट्र सरकार एक बार फिर से संकट में आ सकती है, ये दावा हम नहीं बल्कि शिवसेना के मुखपत्र सामना में किया गया। सामना में दावा किया गया है कि बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री यानी देवेंद्र फडणवीस सीएम शिंदे को बड़ा झटका दे सकते हैं। सामना में लिखा गया है कि शिंदे गुट के 40 में से 22 विधायक जल्द ही बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। सामना के रोक-ठोक कॉलम में कहा गया है कि अब सभी समझ गए हैं कि एकनाथ शिंदे की सीएम वाली वर्दी कभी भी उतारी जा सकती है। शिंदे गुट का महाराष्ट्र की ग्राम पंचायत और सरपंच चुनाव में जीतने का दावा भी सरासर झूठा। एकनाथ शिंदे से 22 विधायक नाराज हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में नए सियासी संकट की आशंका आखिर क्यों जाहिर की जा रही है। 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ ली थी, लेकिन 4 महीने में ऐसा क्या हुआ कि शिंदे सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे। सामना में दावा क्या कुछ किया गया है, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। शिंदे से विधायकों की नाराजगी आखिर क्यों है। मुख्यमंत्री के तौर पर आपको बता दें, महाराष्ट्र के विकास में शिंदे का योगदान नजर नहीं आता है।
हर जगह देवेंद्र फडणवीस ही नजर आते हैं। ऐसे में बीजेपी की मेहरबानी पर शिंदे का मुख्यमंत्री पद टिका हुआ है। शिंदे का राजनीतिक अस्तित्व उसी मुख्यमंत्री पद पर ही टिका है। फडणवीस फैसले लेते हैं, शिंदे उसकी घोषणा कर देते हैं। वहीं इस पूरे मामले में उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना का कहना है कि जब ये विधायक उद्धव ठाकरे के नहीं हुए तो ये शिंदे के क्या होंगे। हम सब सुन रहे हैं कि शिंदे गुट के 20 के करीब विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। हो सकता है भाजपा में जा सकते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि एक बहुत पुरानी कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। जब शिंदे गुट के विधायक उद्धव ठाकरे जी के नहीं हुए तो शिंदे के क्या होंगे। असली खिलाड़ी जो है वो है भाजपा। सामना में कहा गया है कि शिंदे के कार्यों से महाराष्ट्र को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और इसके लिए राज्य उन्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। बीजेपी शिंदे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती रहेगी। शिंदे गुट में अगर तकरार अपने अंजाम तक पहुंच जाती है, देश के सामने महाराष्ट्र विधानसभा की नई तस्वीरें पेश हो सकती है और वो तस्वीर कुछ इस तरीके से हो सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटें हैं। अगर शिंदे गुट के विधायक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो सदन में बीजेपी के विधायक बढ़कर के 128 हो जाएंगे, तो शिंदे गुट के पास महज 17 विधायक ही रह जाएंगे। निर्दलीय 12 और अन्य 8 हो जाएंगे। अब ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा में ताजा आंकड़े आखिर क्या हैं, उसकी तस्वीर भी अब आपके सामने रख देते हैं, जिससे सब कुछ समझने में आपको आसानी हो जाएगी। महाराष्ट्र की ताजा तस्वीर क्या है, फिलहाल आप समझिए। बीजेपी 105, उद्धव गुट 16, शिंदे गुट 40, एनसीपी 53, कांग्रेस 44 और अन्य 29। तो ये पूरा आंकड़ा है। सदन में कितने सीट्स हैं, कितने विधायक हैं, इसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए अब खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनाव के लिए आज नामांकन की आखिरी तारीख थी और इस आखिरी दिन तक उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर के पेच लगातार फंसता रहा। आधिकारिक ऐलान होने के बाद बीजेपी, कांग्रेस सहित तमाम पार्टियों के दिग्गजों ने नामांकन दाखिल किया, साथ ही अपने अपने जीत के दावे भी पेश किए। हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनाव के लिए आज नामांकन की आखिरी तारीख थी। सूर्य ग्रहण की वजह से दोपहर 2 बजे तक ही नामांकन भरने का शुभ मुहूर्त था। वहीं आज आखिरी दिन बीजेपी, कांग्रेस के कई प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन किया। कांगड़ा से बीजेपी प्रत्याशी पवन काजल, भटियात से विक्रम जरियाल, चंबा से नीलम नैयर, हरोली से रामकुमार, दून से परमजीत सिंह पम्मी, सरकाघाट से दिलीप सिंह ने नामांकन दाखिल किया। वहीं कांग्रेस की बात करें तो जयसिंहपुर विधानसभा सीट से यावेंद्र गोगा, मनाली से भुवनेश्वर गौड़, पांवटा साहिब से किरनेश जंग और किन्नौर से जगत सिंह नेगी ने अपने नामांकन दाखिल किए। नामांकन पत्र दाखिल करने से 2.5 घंटे पहले कांग्रेस ने अपनी आखिरी लिस्ट जारी की। कांग्रेस ने हमीरपुर सीट से अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा की। पार्टी ने डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा को हमीरपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने इससे पहले 67 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया था, लेकिन हमीरपुर सीट पर पेच फंसा हुआ था। बीजेपी की बात करें तो जैसा कि हमने खबर दिखाई थी कि महेश्वर सिंह का टिकट कट सकता है, हुआ भी कुछ ऐसा ही। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महेश्वर सिंह का कुल्लू से टिकट कट गया। वहीं नामांकन के आखिरी दिन आम आदमी पार्टी और सीपीआईएम के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया और बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल की जनता बदलाव चाहती है। आज तक हम लोग स्कूलों के लिए बात कर रहे हैं, आज तक हम लोग अच्छे अस्पताल की बात कर रहे हैं, हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और इतना क्रिएट कर देते हैं कि आम आदमी का मिलना तक इनसे दूभर हो जाता है। तो हम चाहते हैं आम आदमी इसमें आए, आम लोगों की राजनीति और सरकार भी आम आदमी की हो। सीपीआईएम प्रत्याशी टिकेंद्र पंवर ने भी शिमला शहरी से नामांकन भरा। सीपीआईएम की रैली एजी चौक से ढोल नगाड़ों के साथ उपायुक्त कार्यालय तक आई। शिमला शहर को बदलाव की बहुत सख्त जरूरत है और शिमला को बेहतर बनाने की ज़रूरत है और इसको बेहतर बनाने में यहाँ के लोग सबसे महत्वपूर्ण हैं और इसीलिए जो हम लोग कह रहे हैं कि शिमला की जो स्पिरिट है, जो इसकी आत्मा है, उस आत्मा को जीवित करने की ज़रूरत है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी से टिकट न मिलने के बाद पार्टी छोड़कर गौरव शर्मा ने निर्दलीय नामांकन भरा। ऐसी घटनाएं घटी जिसे हमें इग्नोर किया गया। इतनी मेहनत करने के बाद भी जिस पार्टी को हमने उठाया, सारी चीज़ें की, वहाँ के अध्यक्ष ने जो भी सारी चीज़ें रही आपके समक्ष रही हैं, लेकिन हमने इन चीज़ों से ऊपर उठ के इन सभी आशीर्वाद से, सारे जितने भी लोग हमारे साथ हैं, मेरे प्रपोजर हैं, मेरे सारे लोग हैं, जिनके आशीर्वाद से मैं आज शिमला की जनता के लिए मैंने नॉमिनेशन भरा है।
बहरहाल हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों के लिए 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। तो हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन की आखिरी तारीख थी, तो अब सबकी निगाहें टिकी हुई है गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर। और अब आपको हम बता दें किस तरीके से ये आंकड़े आगे बढ़ने वाले हैं, ये आपको हम समझाते हैं। गुजरात चुनाव को लेकर बहुत जल्द तारीखों का ऐलान हो सकता है। खबरों के मुताबिक 1 या 2 नवंबर को चुनाव आयोग बताएगा कि गुजरात में कब चुनाव होंगे। संभावना है कि पहला चरण नवंबर के आखिर में और दूसरा चरण 4-5 दिसंबर के आसपास हो सकता है। सूत्रों ने बताया कि गुजरात विधानसभा चुनाव की मतगणना भी 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के साथ ही हो सकती है। इस चुनाव के ऐलान से पहले गुजरात कैबिनेट की अहम बैठक हो सकती है, जिसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। दूसरी ओर 30 और 31 अक्टूबर को पीएम मोदी गुजरात के दौरे पर रहेंगे। 30 अक्टूबर को वडोदरा में पीएम की जनसभा है, तो 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर पीएम केवड़िया जाएंगे और उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा का कार्यकाल 18 फरवरी 2023 को खत्म हो जाएगा। इससे पहले 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा के चुनाव दिसंबर 2017 में हुए थे। बीजेपी ने चुनाव में जीत हासिल कर अपनी सत्ता बरकरार रखने में कामयाबी हासिल की थी और राज्य में विजय रूपानी के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। और जब बात गुजरात की हो रही है तो वहां की विधानसभा सीटों का गणित भी अब आपको हम समझा देते हैं। 2017 में किसे कितनी सीटें मिली? गुजरात विधानसभा में आपको बता दें कुल 182 सीटें हैं, जिनमें से 40 सीट आरक्षित है। इनमें से 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए है और 27 सीटें अनुसूचित जनजाति आदिवासी समाज के लिए रिजर्व की गई है। बीजेपी ने साल 2017 के विधानसभा चुनाव में 99 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं कांग्रेस के खाते में 77 सीटें आई। इसके अलावा 2 सीटों पर भारतीय ट्राइबल पार्टी रही और 1 सीट एनसीपी को मिली। 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। और चलिए आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, कई देशों में व्हाट्सएप का सर्वर काफी देर तक डाउन रहा और इस दौरान यूजर्स काफी परेशान नजर आए। हालांकि गनीमत ये रही कि इसे जल्द ही ठीक कर लिया गया। भारत सहित दुनिया के कई देशों में व्हाट्सएप की सर्विसेज करीब 1.5 घंटे तक ठप रही। इस दौरान न तो कोई मैसेज भेज पा रहा था और न ही कोई मैसेज रिसीव हो रहा था। दोपहर 12:30 बजे से व्हाट्सएप ने काम करना बंद किया और 1.5 घंटे बंद रहने के बाद दोपहर 2:06 पर इसने फिर से काम करना शुरू किया। व्हाट्सएप के बंद रहने के दौरान यूजर्स परेशान दिखे। मैसेज न भेज पाने और रिसीव कर पाने से कम्युनिकेशन बाधित रहा। व्हाट्सएप के काम न करने की खबर ट्विटर पर भी ट्रेंड करने लगी थी। दुनिया भर में व्हाट्सएप के 2 अरब से ज्यादा एक्टिव मंथली यूजर्स हैं। बहरहाल व्हाट्सएप ने दोबारा काम करना शुरू कर दिया है। सरकार ने व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा से इस गड़बड़ी को लेकर रिपोर्ट मांगी है। आइए अब आपको समझाते हैं कि व्हाट्सएप दरअसल काम कैसे करता है, यानी व्हाट्सएप पर मैसेज कैसे भेजते हैं और वो कैसे रिसीव किया जाता है। आपको बताएं इस प्रोसेस में क्या कुछ होता है। सबसे पहले आपको बता दें व्हाट्सएप एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है। इसका मतलब ये साफ कि केवल सेंडर और रिसीवर ही मैसेज को पढ़ सकते हैं। जब आप कोई मैसेज भेजते हैं तो ये एक स्पेसिफिक एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल से एन्क्रिप्ट हो जाता है। व्हाट्सएप अब इस एन्क्रिप्टेड मैसेज को अपने सर्वर पर तब तक स्टोर रखता है जब तक कि ये रिसीवर को डिलीवर ना हो जाए। डिलीवरी पर रिसीवर का डिवाइस एक यूनिक क्रिप्टोग्राफिक की का इस्तेमाल करके मैसेज को डिक्रिप्ट कर देता है और इस पूरी प्रोसेस के दौरान व्हाट्सएप आपके मैसेजेस के कंटेंट के बारे में भी नहीं जानता। वैसे एंड टू एंड एन्क्रिप्शन आपको थियोरेटिकली सुरक्षित महसूस करा सकता है, लेकिन एंड टू एंड एन्क्रिप्शन सुरक्षित नहीं जितनी कोई उम्मीद करता है। देखिए व्हाट्सएप पर हर किसी को निजी जानकारी वहां पर मौजूद रहती है, लोगों के पर्सनल चैट भी मौजूद रहते हैं। ऐसे में आपकी चिंता जायज है कि कैसे आप अपने व्हाट्सएप ज्यादा सिक्योर कर सकते हैं। हम कुछ आपको स्टेप्स बताते हैं, आपको इसकी जानकारी देते हैं। व्हाट्सएप अकाउंट सेव करने के क्या कुछ तरीके हैं। 2 स्टेप वेरिफिकेशन को आप इनेबल कर सकते हैं। चैट का बैकअप लेने की जरूरत आपको नहीं होगी। कैसे आप सेव कर सकते हैं व्हाट्सएप को आप समझिए। व्हाट्सएप को फोन सेटिंग से आप लॉक भी कर सकते हैं, यह सुविधा आपके पास है और इसके साथ ही इसे सेव करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा।
24 फरवरी 2009 को इसे बनाया गया। 2009 में इस ऐप को बनाया गया। भारत में ये 2010 में ये ऐप मौजूद हो गया, यानी ये ऐप आ गया। भारत में 40 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं जब आज सर्वर डाउन हुआ होगा तो कितनी परेशानी इन 40 करोड़ यूजर्स को हुई होगी। चलिए आपको व्हाट्सएप के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें बताते हैं। व्हाट्सएप मैसेजिंग ऐप दरअसल अमेरिका के ब्रायन एक्टन और जेन क्रूम ने 24 फरवरी 2009 को बनाया। क्या कुछ और जानकारी है वो भी आप समझिए इस व्हाट्सएप को लेकर जिसका इस्तेमाल आप रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। भारत में ये 2010 में आया। व्हाट्सएप से जुड़ी हुई कुछ स्पेशल जानकारियां, वो जानकारी जो आपके लिए जाननी जरूरी है। 24 फरवरी 2009 को बनाया गया। भारत में 2010 में इसे लाया गया। भारत में 40 करोड़ से ज्यादा यूजर्स इसके फिलहाल मौजूद हैं। दुनिया में 200 करोड़ से ज्यादा व्हाट्सएप के यूजर्स हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आज परेशानी आई होगी तो कितने लोगों को दिक्कतें हुई होंगी। प्ले स्टोर पर ज्यादा डाउनलोड इसे किया जा सकता है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनाए गए। उन्होंने किंग चार्ल्स तृतीय से आज मुलाकात की। इस दौरान किंग चार्ल्स ने सुनक को नियुक्ति पत्र सौंपा। किंग से मुलाकात के 1 घंटे बाद ही सुनक ने अपने एजेंडे को लागू करने की तैयारी पूरी तरीके से शुरू की। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने अपने मंत्रिमंडल की घोषणा के लिए लिज ट्रस मंत्रिमंडल में कई सदस्यों को इस्तीफा देने को कहा। जानकारी के मुताबिक अब तक 3 मंत्रियों को पद छोड़ने को कहा गया है, जिसमें व्यापार मंत्रालय देख रहे जेकब रीज-मोग, कानून मंत्री ब्रेंडन लुइस और डेवलपमेंट मिनिस्टर विकी फोर्ड शामिल हैं। सूत्रों की माने तो जेरेमी हंट वित्त मंत्रालय संभालती रहेंगी। वहीं सुनक ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी कहा कि गलतियों को अब सुधारने की जरूरत होगी। उन्होंने ब्रिटिश नागरिकों को एकजुट करने और भरोसा जीतने की बात कही। तो ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। ये बात यूके के शेयर बाजार को भी अच्छी लगी, इसलिए कई दिनों से लगातार गिर रहे बाजार में मजबूती देखने को मिली है। सुनक बने हैं प्रधानमंत्री। पाउंड में उछाल देखा गया। डॉलर्स के मुकाबले मजबूत हुआ पाउंड। क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ वो हम आपको बता दें। सुनक जब प्रधानमंत्री बने तो यूरो के मुकाबले भी पाउंड और ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ा। शेयर बाजार में उछाल मिला। 40 साल में सबसे निचले स्तर पर पाउंड पहुंच गया था, लेकिन ऋषि सुनक के बनने के बाद इसमें उछाल देखा गया है। इसके साथ ही लीज ट्रूस के इस्तीफे के बाद पाउंड 1.12 डॉलर तक फिसल गया था, जो अब ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनते ही शानदार मजबूती के साथ खुला। ब्रिटेन में इन दिनों महंगाई तेजी से लगातार बढ़ रही है और जिसकी वजह से 3 साल में 3 प्रधानमंत्री बदले गए। अब सुनक से उम्मीद है कि वो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पटरी पर वापस लौट करके लेकर आएंगे। देखिए, ब्रिटेन में महंगाई से बदले हैं 3 पीएम। क्या कुछ असर हुआ आपको बताते हैं। पिछले 3 साल में ब्रिटेन में 3 प्रधानमंत्री बदल दिए गए और कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था उसकी बड़ी वजह रही। बदहाल अर्थव्यवस्था के चलते छोड़ा गया पद। 24 मई 2019 को टेरेसा ने इस्तीफा दिया। सबसे पहले 2019 में ये पहला इस्तीफा, फिर 6 सितंबर को बोरिस जॉनसन से इस्तीफा लिया गया। उन्होंने भी 6 सितंबर को इस्तीफा दे दिया। उसके बाद लीज ट्रस पीएम बनाई गई। 20 अक्टूबर को लीज ट्रस ने भी इस्तीफा लेकिन सौंप दिया और इसके बाद आज नवनियुक्ति हुई है ऋषि सुनक की। सबसे कम समय तक ब्रिटेन की पीएम रही है लीज ट्रस। बहुत कम समय में ही उन्होंने इस्तीफा दिया और अब नवनियुक्ति हो गई है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनाए गए। भारतवंशी ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये भारत के लिए गर्व की बात है, लेकिन भारत में इसमें भी सियासत तलाश ली गई। कुछ पार्टियां अल्पसंख्यक कार्ड खेलती नजर आई। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इसे अल्पसंख्यक के साथ सीएए और एनआरसी को भी जोड़ दिया। तो वहीं कांग्रेस ने इससे बीजेपी को सबक लेने की नसीहत दे डाली। नरेंद्र मोदी की जो भाजपा है उसका सोचने का अंदाज अलग है और उनका विश्वास है अनेकता में एकता नहीं है और उनको एक नसीहत है। मैं समझता हूँ कि ब्रिटिश के जो पॉलिटिशियन हैं या वहाँ के सांसद हैं, उन्होंने ये साबित किया है कि बरतानिया में एक भारत मूल का व्यक्ति अल्पसंख्यक समुदाय से जिसका संबंध हो वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। हमारे यहाँ स्थिति ये है कि चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो या मंत्रिमंडल हो, एक भी मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से आज उसकी नुमाइंदगी नहीं है। तो वहीं विपक्षियों के अल्पसंख्यक कार्ड खेलने पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं।
ये बात वो लोग करते हैं जो शायद भारत के गणतंत्र के इतिहास से पूरी तरह से परिचित नहीं है, और विशेषकर एनडीए की जब भी सरकार रही है इत्तफाकन अल्पसंख्यक राष्ट्रपति रहे, या वीकर सेक्शन से या माइनॉरिटी सेक्शन से। एनडीए 1 में एपीजे अब्दुल राष्ट्रपति थे, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति रहे, श्रीमती मुर्मू राष्ट्रपति हैं। मुझे नहीं लगता कि यदि वो मानती हैं कि जम्मू कश्मीर भारतवर्ष का हिस्सा है, तो भारत में हेड ऑफ स्टेट जब अल्पसंख्यक वर्ग से हैं, तो मुझे लगता है दैट इज आंसर टू एवरीथिंग। और इस मुद्दे पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए बीजेपी पर भारत से सेक्युलरिज्म खत्म करने का आरोप लगाया और कहा कि हिजाब पहनने वाली एक दिन भारत की प्रधानमंत्री बने, ये उनकी ख्वाहिश है। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनी है। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनी है। और अब बात उस खबर की जो आज दिन भर सुर्खियों में रही। आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण देखने को मिला, जिसका असर भारत सहित पूरी दुनिया पर दिखा। इस दौरान सूरज की अलग अलग तस्वीरें देश भर से सामने आई। आइए इस रिपोर्ट से वो आपको दुनिया भर की तस्वीरें दिखाते हैं, जिसको देख करके हर कोई हैरान हुआ। दुनिया के साथ पूरे देश में आज साल का दूसरा सूर्य ग्रहण देखने को मिला, जिसका असर भारत समेत दुनिया के कई इलाकों में रहा और इसकी तमाम तस्वीरें भी सामने आईं। इटली में सूर्य ग्रहण पर सूर्य पूरा लाल दिखाई दिया। भारत में सूर्य ग्रहण की सबसे पहली तस्वीर अमृतसर से देखने को मिली, जहां सूरज पूरी तरह लाल नजर आया। ये साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण था, जिसका नजारा अद्भुत था और जिसका संयोग 1300 साल बाद पड़ा था। देश भर से आई इन तस्वीरों को देखिए। भारत में करीब 2 घंटे तक सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। इसे देश के अधिकतर हिस्सों में देखा गया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सूर्य ग्रहण देखने के लिए प्लेनेटेरियम सेंटर में लोगों का हुजूम देखने को मिला। लोगों ने प्लेनेटेरियम में सूर्य ग्रहण को देखा। थोड़ा बहुत देखा, थोड़ा ही दिखा अभी तक। आपने देखा सूर्य ग्रहण? बस थोड़ा सा ही दिखा, जो उन लोग ने ये दिया है ग्लासेस, उससे थोड़ा दिखा। अभी आगे चल। कब से आए? सुबह से आए थे सूर्य ग्रहण देखने के लिए? 3:30 बजे को आए थे, 3:30 बजे से। बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर सूर्य ग्रहण जब दिख चुका है तो कैसे में वो यहाँ देखिए ना अपने भाई साहब। अभी देख ही रहे हम लोग। हाँ, कैसा दिख रहा है? अभी तो जस्ट चालू हुआ है। अच्छा, हाँ तो देखा होगा। हाँ, देख ही रहे ना अभी तो। ये भी ऑनलाइन ही है, जैसे कि आप है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पर एक और देखा मैडम आपने सूर्य ग्रहण? आप चश्मा लगाए, आप देख रही हैं, हमें लग रहा है कि आप देख चुकी हैं। यस देख रहा है। कैसा दिख रहा है ये? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चेन्नई में भी सूर्य ग्रहण का नजारा बेहद रोमांच पैदा करने वाला था। ये तस्वीर यूपी की राजधानी लखनऊ की है। सूर्य ग्रहण के दौरान सूरज लाल दिखाई दिया। वाराणसी के गंगा घाटों पर सूर्य ग्रहण के दौरान श्रद्धालु पूजा पाठ करते दिखे। कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान की पूजा अर्चना नहीं की जाती, लेकिन मंत्रों का जाप किया जाता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सूर्य ग्रहण को देखा। सूर्य ग्रहण को देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये ब्रह्मांड की अद्भुत घटनाओं में से एक है। मुझे लगता है इस हमारे ब्रह्मांड में बहुत कुछ जानने और सीखने की जिज्ञासा है, और उसके बारे में जो रहस्य भरे पड़े हैं, उन रहस्यों को उद्घाटित करना बाकी है। और अगर उस पर हम सब हमारे इस फील्ड से जुड़े हुए विशेषज्ञ कार्य करेंगे, तो हम लोग मानव कल्याण के मार्ग को और अच्छे ढंग से प्रशस्त करने में सफलता प्राप्त हो सकती है। चंडीगढ़ से लेकर भोपाल, कोलकाता, कुरुक्षेत्र और राजधानी दिल्ली समेत देश के तमाम हिस्सों में इसका असर देखा गया। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक आज का सूर्य ग्रहण यूरोप, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में दिखाई दिया। इस बार दीपावली पर सूर्य ग्रहण और बुध, गुरु, शुक्र और शनि अपनी अपनी राशि में है।
ऐसा योग पिछले 1300 सालों में नहीं बना, इसलिए सूतक की वजह से इस साल दिवाली और गोवर्धन पूजा के बीच एक दिन का गैप है। अब गोवर्धन पूजा 26 अक्टूबर को होगी। 2022 के बाद दीपावली और सूर्य ग्रहण का योग 2032 में 3 नवंबर को बनेगा। इस सूर्य ग्रहण के बाद 8 नवंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण भी होगा, जो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर और अमेरिका में दिखेगा। बांग्लादेश में कहर बरपाने के बाद सितरंग तूफान ने पश्चिम बंगाल में भी दस्तक दे दी है। आशंका है कि साइक्लोन का सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। इसके अलावा कई और प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवाती तूफान सितरंग ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। तूफान बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र से टकराया है, जिससे अब तक बांग्लादेश में 13 लोगों की मौत की खबर है। वहीं बड़ी आबादी इससे प्रभावित हुई है। बांग्लादेश के बाद साइक्लोन सितरंग ने भारत में दस्तक दे दी है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में रेड अलर्ट जारी किया है। यहाँ भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिसके और तेज होने की आशंका है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम के कई जिलों में बारिश शुरू हो गई है। गुवाहाटी में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। तटीय क्षेत्र के लोगों को पूरी सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा गया है। देखिए, सितरंग तूफान से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि सितरंग ने बांग्लादेश में खूब बर्बादी फैलाई है और अब ये भारत में भी एंट्री ले चुका है। क्या क्या हुआ सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। रात 11:30 बजे बांग्लादेश के तट से ये टकराया। ढाका से 40 किलोमीटर पूर्व में तट से ये टकराया। वहीं सुबह 5:30 बजे नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश ये पहुंच गया। सितरंग तूफान कमजोर पड़ रहा है, लेकिन अगरतला से 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में ये है। शिलोंग से 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में फिलहाल ये है। आप ये भी समझिए कि किन राज्यों में इसका असर देखने को मिल रहा है। 7 राज्यों में साइक्लोन का अलर्ट जारी किया गया है। वो कौन कौन से राज्य हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं। त्रिपुरा में इसको लेकर के अलर्ट, साथ ही असम में भी इस तूफान को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, साथ ही मिजोरम, मणिपुर, साथ ही पश्चिम बंगाल और नागालैंड में इसका असर पड़ेगा। साइक्लोन का अलर्ट इन तमाम राज्यों में जारी किया गया है। अब आपको ये भी समझा दें कि सितरंग तूफान ने भारत में अपना असर तो दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे में सरकार की ओर से सावधानी बरतने के आखिर क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिन इलाकों में तूफान का असर देखने को मिलेगा, वहां के लोग क्या सावधानी बरत सकते हैं, वो भी आपको बता दें। देखिए, दिन चढ़ने के साथ ही सितरंग का असर देखने को लगातार मिल रहा है। ऐसे में तटीय इलाकों के लोगों को सुरक्षित जगह पर शरण लेनी चाहिए। घर के अंदर रहे तो बेहतर है। साथ ही अलर्ट वाले इलाके में रहने वाले लोग खाने पीने का सामान भी अपने साथ रखें। ये सरकार की तरफ से सावधानियों की बात कही गई है। इसके साथ ही आप ये भी समझ लीजिए कि सितरंग तूफान आते ही भारी बारिश होने वाली है। जी हाँ, 90 से 110 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपना खूब ख्याल रखें और सितरंग तूफान से खुद को सुरक्षित रखें। और अब बात देश की राजधानी दिल्ली की। एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की मार देखने को मिल रही है। कई इलाकों में हवा का स्तर बेहद खराब हो चुका है। वहीं इसके साथ बाकी राज्यों में भी प्रदूषण की मार लगातार देखने को मिल रही है। दिवाली के बाद एक शब्द की चर्चा जोर शोर से होने लगती है और वो शब्द है प्रदूषण। दिवाली पर दिल्ली में पटाखों पर बैन था, बावजूद इसके आसपास के क्षेत्रों में हुई आतिशबाजी ने राजधानी की हवा को जहरीला बना दिया। दिल्ली एनसीआर की आबोहवा पहले से ही बेहद खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स में थी। वहीं दिवाली की रात होने के साथ पटाखों के धुएं से ये और बिगड़ता चला गया। दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी के रियल टाइम डेटा के मुताबिक दिल्ली के जहांगीरपुरी में सामान्य से 10 गुना ज्यादा प्रदूषित हवा रिकॉर्ड की गई। देश की राजधानी का औसत AQI बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर की आबोहवा में धुंध छाई है, जो अगले 3 दिनों तक ऐसे ही रह सकती है।
दिवाली के बाद अगली सुबह दिल्ली सहित अलग अलग इलाकों की हवा जहरीली हो गई, क्योंकि दिवाली के दिन जिस तरीके से आतिशबाजी हुई उसके बाद प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया। वहीं अगर आईटीओ स्थित PM10 की अगर बात करें तो 300 से अधिक दर्ज किया गया। इसी तरीके से दिल्ली के अलग अलग इलाकों के PM10 के आंकड़े रहे। तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि फिलहाल किस तरीके से प्रदूषण का स्तर है, और जो लगातार प्रशासन की ओर से दावे किए गए थे कि इस बार पटाखे पूरी तरीके से बैन है, ये पूरी तरीके से खोखले साबित हुए। अब फिलहाल जिस तरीके से जो प्रदूषण का स्तर है, आने वाले दिनों में इसी तरीके से बना रहने की अब अंदेशा जताई जा रही है। दिल्ली के क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो अलीपुर 308, शादीपुर 300, नरेला 290, बवाना 310, वजीरपुर 313, ITO 332, आनंद विहार 363, पूसा 323, DTU 304, मुंडका 306 और पंजाबी बाग में 327 AQI दर्ज किया गया है। वहीं नोएडा का इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। यहाँ AQI 342 दर्ज हुआ है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। आपको बता दें कि 0 से 50 के बीच AQI अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच AQI गंभीर माना जाता है। रविवार रात पटाखों की बौछार ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का भी हाल बेहाल कर दिया। दिवाली के बाद मुंबई में भी खराब एयर क्वालिटी दर्ज की गई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में दीपावली की रात जमकर आतिशबाजी हुई। इस दिवाली के बाद अब मुंबई शहर की हवा की गुणवत्ता है वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। आपको बता दें कि रविवार की रात जैसे ही शहर भर में पटाखों की बौछार हुई, वायु प्रदूषण भी खतरनाक स्तर को छू गया। जनवरी के बाद से हवाओं की सांद्रता अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। मुंबई का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स सोमवार की सुबह मध्यम श्रेणी में 145 था, जिसके बाद जिस तरीके से रात भर पटाखों की आतिशबाजी हुई, जमकर कई लोग पटाखे फोड़े, उसके बाद कहीं न कहीं मुंबई की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है कहीं न कहीं ज्यादा बढ़ गया है। मध्य प्रदेश का हाल भी कुछ ऐसा ही था। उज्जैन प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जहां AQI 267 तक पहुंच गया। भोपाल में 255, ग्वालियर में 231, जबलपुर में 225 और इंदौर में 210 AQI दर्ज किया गया। दिवाली के मौके पर पटाखे न चलाने की तमाम समझाइशें मशवरे के बाद भी लोगों ने जमकर दिवाली मनाई, और पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरह से दिवाली मनाई गई उसका असर हवा पर हुआ है, एयर पॉल्यूशन पर हुआ है। आज सवेरे के अगर मैं डाटा का जिक्र करूं तो जिस तरह से आज सवेरे की हवा 4 महानगरों में बेहद ख़राब पाई गई, वहीं जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल में भी हवा का जो स्तर था आज सवेरे का पुअर कैटेगरी में काउंट किया गया, यानी कि प्रदूषित शहर रहे। भोपाल में 255 AQI, ग्वालियर में 231, जबलपुर में 255, इंदौर में 210, कटनी में 224, रतलाम में 236 AQI का स्तर नापा गया। लेकिन सवाल है, दिल्ली में हुए प्रदूषण का जिम्मेदार कौन है? केजरीवाल सरकार ने देश का पहला स्मॉग टावर लगवाया, बावजूद इसके प्रदूषण के स्तर में कोई कमी नहीं देखने को मिली। रूस यूक्रेन युद्ध अपने चरम पर है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है और इस बीच अमेरिका ने दावा किया है कि अगर रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला करता है तो अमेरिका रूस का सामना करेगा। यानी रूस यूक्रेन युद्ध तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर है। यूक्रेन में रूस तबाही बरपा रहा है। ड्रोन और बमों की बौछार हो रही है, जिससे यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंच रहा है। क्रीमिया ब्रिज पर हमले के बाद से रूस एक बार फिर से अटैक मोड में है, जो हर बीते दिन के साथ तेज हो रहा है। इससे यूक्रेन में हर जगह तबाही का मंजर दिख रहा है। दुनिया को अब डर है कि किसी भी दिन विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि रूस लगातार परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा है। इसी बीच अमेरिका के पूर्व खुफिया प्रमुख ने दावा किया है तो वो रूस का सामना करेगा। अमेरिका शांत नहीं बैठेगा। यानी अगर रूस परमाणु हमला करेगा तो ये युद्ध सिर्फ रूस यूक्रेन के बीच का नहीं रहेगा, ये तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अब पहली बार ऐसे हालात बने हैं जब दुनिया परमाणु युद्ध की दहलीज पर है। अभी तक पुतिन यूक्रेन पर परमाणु अटैक की धमकी देते आए हैं, लेकिन अब अमेरिका भी खुलकर बोलने लगा है कि अगर ऐसा हुआ तो ठीक नहीं होगा।
जिससे पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। यूक्रेन में जंग का दायरा करीब 700 किलोमीटर तक फैला है। रूस ने 16,000 नए जवानों को मोर्चे पर तैनात किया है, जिनमें से कुछ तो सिर्फ 5 से 10 दिन की कॉम्बैट ट्रेनिंग देकर भेजे गए हैं। रूसी डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु ने पिछले दिनों कहा था कि 2 लाख सैनिक 80 ट्रेनिंग सेंटर्स में मौजूद हैं। यानी आने वाली हर चुनौती के लिए रूस खुद को तैयार कर रहा है। वहीं अमेरिका को पता है कि महीनों के युद्ध के बाद रूस कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है, जिसके बाद वो अब यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना नहीं चाहता, बल्कि रूस के साथ 2-2 हाथ करने के ठीक मौके की तलाश में है। और अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को हाईकोर्ट से थोड़ी सी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद लग रहा है कि उनका राजनीतिक करियर डूबने से बच जाएगा, वो भविष्य में चुनाव लड़ पाएंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की संसद सदस्यता चुनाव आयोग ने रद्द कर दी थी और अगले 5 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी थी, जिसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। इमरान खान को अब हाईकोर्ट ने राहत देते हुए चुनाव आयोग के फैसले को पलट दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि इमरान खान को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता। हाईकोर्ट से इमरान खान के लिए ये बड़ी राहत है, क्योंकि अगर वो चुनाव नहीं लड़ते तो उनका करियर ही खत्म हो सकता था। हाल ही में चुनाव आयोग ने तोशखाना विवाद के मामले में उन पर कार्रवाई की थी, जिसके बाद उनके समर्थकों ने जोरदार हंगामा किया था। चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन में सुरक्षा कर्मियों से हाथापाई और फायरिंग तक हुई थी। और अब अगली खबर अमेरिका से। अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला सेंट लुइस का, जहां हाई स्कूल में गोलीबारी की गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। अमेरिका में एक बार फिर गोलीबारी की घटना सामने आई है। ताजा घटना सेंट लुइस शहर की है। सेंट्रल विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स हाई स्कूल में सोमवार सुबह 9 बजे गोलीबारी हुई, जिसके बाद कुछ छात्रों ने खुद को क्लासरूम में बंद कर लिया, तो कुछ खिड़कियों से कूदकर भागते नजर आए। पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई कि हमलावर को कुछ ही देर बाद जवाबी कार्रवाई में मार गिराया गया। गोलीबारी की इस घटना में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 8 लोग घायल हो गए। सेंट्रल विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स हाई स्कूल में करीब 400 छात्र पढ़ते हैं, जहां विजुअल आर्ट, म्यूजिकल आर्ट और परफॉर्मेंस आर्ट की एजुकेशन दी जाती है। इससे पहले 22 अक्टूबर को अमेरिका के डलास और कैलिफोर्निया में भी गोलीबारी की 2 अलग-अलग घटनाएं हुई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी। अमेरिका में इन दिनों गोलीबारी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसमें लोगों की जान भी जा रही है। और इसी के साथ वंदे भारत में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप लगातार बने रहिए भारत 24 के साथ।